पाओ सीधा। मजाक कर रहा था मैं तो। कैसा लगा मेरा मजाक? पहला सवाल स्क्रीन पर, आर्य समाज की स्थापना किसने करी? ये रहा, सुपर सेट बाय रोहित वैद्यवान सर, वाह। और इसके बाद तुम देखो यहाँ पर पीपीटी के मजेदार मजे लो। और सवाल नंबर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक देखो, एक दूसरे ने तो हिसाब भी लगा दे, 100 रुपए, 499 रुपए, 5 रुपए। आ जाओ आ जाओ, अभी कोई बैच नहीं आ रहा, कहा तो था नोटिफिकेशन पे बैच आएगा। तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी? तो ये है हमारे, क्या नाम है इनका? नाम देखो, तुमने क्या दिया भाई? पोल तुम देते रहो, मैं समझाता चलूंगा इनको, ठीक है? आप पोल देते रहो, मैं समझाता चलूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, अगर आपने जवाब दिया है पोल में ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज की स्थापना करते हैं, ये एकदम सही बात है। आर्य समाज की स्थापना करते हैं, एक नाम देते हैं वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो वाला एक इनका क्या है? लोगो है। इसके अलावा बेटा इनकी एक किताब है जिसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। जहां तक देखेंगे यहाँ है ना, ये मूर्ति पूजा में क्या है? यकीन करते नहीं थे। और अगर कोई पूछेगा कि जो सत्यार्थ प्रकाश तो आगे आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो बेटा याद रखना, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो सन 1875 में हुई थी। अगर कोई पूछेगा कि जगह का नाम, तो याद रखना मुंबई। क्या है? मुंबई। अच्छा, मुंबई से भी एक बात याद आ गई, मुंबई को हिंदुस्तान की एक राजधानी बोला जाता है। तो बोलो हिंदुस्तान को मुंबई की कौन सी राजधानी बोला जाता है? बताओ। राजधानी। चलिए बेटा, सवाल के अंदर से सवाल निकालेंगे, ठीक है? आर्य समाज की हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया था? निष्कार किया था। बढ़िया, थैंक यू सर फॉर की। पोल भी चलेगा बेटा, स्क्रीन भी चलती रहेगी सारी। अब मैंने बस आपसे पूछा है, थोड़ा जल्दी चलो। तो अगर किसी ने कहा सर जी क्या है? इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाता है, कमर्शियल कैपिटल बोला जाता है, आर्थिक राजधानी बोला जाता है। तो बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आर्थिक राजधानी। इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन है वो हमसे क्या पूछना चाहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में शिकागो का सम्मेलन याद रखना। राजा राम मोहन राय के बारे में बेटा सती प्रथा याद रखना। इसके बाद जो राजा, मैं बार बार ही बता देता हूँ, अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें टैग दिया जाता है, इसकी बात याद रखना। और आत्माराम पांडुरंग का जो नाम है, इनके बीच में अगर ध्यान देंगे तो याद रखना, इनका जो नाम है किससे जुड़ा है? प्रार्थना समाज से। तो क्या है? प्रार्थना समाज से। अच्छा, प्रार्थना समाज से याद आया, राजा राम मोहन राय का नाम जो है वो क्या है? ब्रह्म समाज से जुड़ा है। तो याद रखना क्या है? तो ब्रह्म समाज के साथ राजा राम मोहन राय। और स्वामी विवेकानंद जी का नाम रामकृष्ण मिशन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? राम कृष्ण मिशन। ठीक है भाई, तो इतना याद हो गया मेरे बच्चे। मेरी स्पीड अगर ज्यादा लगे तो 2 दिन लगाना, मेरी स्पीड एकदम सही लगे तो 1 दिन लगाना, ठीक है? यहां तक सवाल का जवाब आ गया। नंबर 2 चलते हैं, ये रहा। डन हो गया काम, बढ़िया। काकोरी ट्रेन जो डकैती हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? काकोरी की जो वो हुई थी भैया, हमारी क्या है, डकैती हुई थी, वो किस वर्ष हुई थी? 1920 में, 1925 में, 1928 में, 1931 में? सवाल नंबर 2 का जवाब दीजिएगा। इसका मतलब 1 दिन आया मेरे साथ, 2 दिन भी एक ने भेज दिए, 2 दिन वाले 2 आ गए। नहीं, 1 दिन भी 2 है, 2 दिन भी 2 है भाई। वोट जो बराबर की चल रही है, कैंसिल हो गया भैया। इसका मतलब स्पीड सही है, कभी तेज कभी ज्यादा है। एक ने 5 दिन भेजे है। डिम्पल बेटा कहीं तेरे तो लीक हो गया, कहीं से डिम्पल लो, गड्ढा हो गया ना इसमें, लिखा अब अगली। चलो, इस सवाल का जवाब मेरे बच्चे क्या दिया? 1925। तो पोल में कितने जवाब है? 1925 है, बहुत बढ़िया। 1925 में अगर याद रखो तो इसमें ये तो बातें अपने याद होनी चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला खान जी, चंद्रशेखर आजाद जी और उनके साथियों ने मिलकर लखनऊ के पास काकोरी नामक एक क्या थी जगह थी, ट्रेन से क्या करा? सरकारी खजाना जो है लूट लिया था। और मेरे बच्चे ये एक अभियान होता था HRA का। ये अभियान था किसका? HRA। फटाफट बताओ ये HRA जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? अगर कोई पूछे भैया यूपी सरकार है, कुछ भी पूछ सकती है, फुल फॉर्म पूछो, देखो जैसे मैंने हिंदी में लिख दिया। फुल फॉर्म बताओ HRA का। HRA का फुल फॉर्म बताओ जल्दी जल्दी। द पोल शुड नॉट बी कैंसिल्ड फॉर द प्लीज। ओके गाइस, भाई कैंसिल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आज बालकों ने कह दिया। चलो आ जाओ आ जाओ। तो आपने अगर इस सवाल के साथ जवाब दिया है यहाँ पर, तो मेरे बच्चे काकोरी कांड डकैती वाला बता दिया। हाँ, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बस जवाब दे दिया, तुम्हें जरूरत नहीं। 1920 में बेटा क्या था? 1920 में भी एक आंदोलन चला था, याद है कि नहीं है? तो 1920 में जो आंदोलन चला था वो था असहयोग आंदोलन। कौन सा था? असहयोग आंदोलन। मतलब उसका हम क्या है, अंग्रेजों को बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे। 1925 का। 1928 में जो है, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता ना, साइमन आ गया था। तो क्या है? साइमन कमीशन आ गया था यहाँ पर, ठीक है जी, साइमन कमीशन आ गया। और 1931 में भी एक बात हुई थी, जो 1931 में बात हुई वो और लिख दो। तो 1931 में बेटा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है गांधी इरविन समझौता। क्या है? गांधी का
और जो इरविन का है क्या हुआ था, गांधी इरविन जो समझौता है वो इस दौरान हुआ था। तो अगर आपने इस सवाल को समझ लिया, जान लिया, तो इस सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर जी, सरोजनी नायडू जी का बहुत बढ़िया है ना। चलो इतने जानकारी रखिए, बहुत बढ़िया ना, सही है इतना बेटा। नंबर, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो हैं वो किसके दरबारी कवि थे बताइए। आपके सामने एक और आ गया। तो 1931 में गोलमेज सम्मेलन द्वितीय हुआ था। बहुत बढ़िया, एक अद्भुत खबर हमें दी गई है अभी हमारे मित्र द्वारा, जो हमारे मित्र कमेंट बॉक्स में घूम रहे थे, उन्होंने तो बहुत बढ़िया जानकारी दी। उसके बाद बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, ये थे। तो मेरे बच्चे एक बात याद रखना, ये कहाँ के थे? हर्षवर्धन के। आज तक के इतिहास में तुमने ऐसा सवाल नहीं पूछा होगा। अब ये तो था कि भाई इन्हें क्या है, इस दरबारी कवि। मेरे बच्चे इनके चलो एक सवाल पूछना, दरबारी कवि। तो ये जो दरबारी कवि का टैग तो तुम्हें पता चल गया, लेकिन हर्षवर्धन के टाइम में जो दरबारी कवि होता था उसका एक रीनेम होता था। मतलब कुछ नाम, जैसे तुम्हारे नाम है ना, मान लो तुम्हारा नाम, किसी का नाम मैं देख लेता हूँ, किसी का नाम प्रिया है तो इसे किसी ने परी बोल दिया होगा, है ना। तो किसी ने भाई अगर दीक्षा है तो उसने दीक्षु बोल दिया होगा। सेम तरीके से बताइएगा जी। हम्म। भाई हीट नेट मैग्नेट कौन सा टॉपिक है बच्चे का? एक बच्चा है, ऊपर मैसेज आ रहा है ना, ये रहा। लगवा दीजिए, हीट एंड मैग्नेट पे लगवा दो, क्लास लगवा दो अगर कोई बात है। चलो तो मेरे बच्चे, अगर यहाँ पर आपने जवाब दिया, यहाँ पर आप गड़बड़, याद रखना इसको बताया जाता अस्थाना, अस्थाना कवि। तो याद रखना, अगर कोई पूछेगा कि जो बाणभट्ट थे वो अस्थाना कवि किसके यहाँ थे, तब इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है दरबारी कवि किसके थे, ठीक है। और हरिश्चरित, जो हर्षचरित है, इनकी क्या थी, रचना थी। तो जो हर्षचरित्र है मेरे बच्चे, वो क्या है, जीवनी है। उस पे भी याद रखना, ये क्या है, हर्षवर्धन की क्या है, जीवनी है, जिसे आप ऑटोबायोग्राफी बोलते हो। कादम्बरी अगर कोई पूछ लेगा, एक चीज और याद रखना, कादम्बरी, मुझे याद आया कादम्बरी, तो मेरे बच्चे याद रखना कादम्बरी ना, अगर, ये बड़ा प्यारा सवाल है, इसको बड़ा याद रखना, कादम्बरी अगर होगा तो बताइएगा जी। तो अगर आपके सामने कादम्बरी आ जाए तो दुनिया का ये बेटा पहला उपन्यास, कोई भी तुमसे पूछेगा कि दुनिया का पहला उपन्यास कौन सा है, तो याद रखना दुनिया का पहला जो उपन्यास है वो मेरे बच्चे क्या है, कादम्बरी है। हाँ भाई, मैं कमेंट बॉक्स बंद कर दूं अगर कोई किसी को दिक्कत ना हो। भाई मेरी क्लास हो जानी चाहिए बच्चों की, आज मिस नहीं होनी चाहिए कल क्लास। हाँ लगा दे, अभी के अभी लगा दे, ठीक है। कमेंट बॉक्स बंद कर दूं? चलो, अब आपने यहां तक आ गया, हर्षवर्धन वाली बात आ गई। अब इनके अलावा अगर बात करेंगे, अगर इन पर आगे बात करेंगे, तो हमारे सामने अशोक जी का जिक्र है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को तुम जानते हो बेटा, समुद्रगुप्त का जो नाम है याद रखना, भारत का नेपोलियन तो कहा ही जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस होते हैं वो किससे, जो अपने प्रयाग प्रशस्ति वर्ड सुना होगा, है ना। प्रयाग जो प्रशस्ति वर्ड है, इलाहाबाद का जो है ना स्तंभ लेख जाता है, उनके लिए क्या है, फेमस माने जाते। चले नंबर 4, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची थी मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है? हिंदुस्तान की वो कौन सी शेड्यूल, कौन सी अनुसूची है जिसमें अगर आप बात करेंगे, तो जिसमें आप बात करते हैं इस बात के साथ कि जो अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। तो आपके सामने आता है 6th वाली, 7th वाली, 8th वाली, 9th वाली। तो मेरे बच्चे याद रखना, अगर भाषा के बारे में एक बार पोल में मैं जवाब देख लूं, फिर मैं आपके सामने आता हूं इस सवाल को लेके। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन में सी जा रहा है सबसे ज्यादा अभी तक, बहुत बढ़िया। तो 8वीं अनुसूची अगर जा रहा है तो याद रखिए 8वीं अनुसूची में कुल हिंदुस्तान ने क्या है, 22 भाषाओं को लिया है। और यही 22 भाषाएं हैं जो हमारी क्या, जैसे एनसीएफ वगैरह हैं, वो भी हमारे किस में आते हैं, 22 भाषाओं में ही आते हैं। तो अगर होगा, मूल रूप से अगर पूछेंगे तो शुरुआत में अगर कोई पूछ लेगा, तो जब संविधान तैयार होता बेटा, शुरुआत में क्या थी, 14 थी, फिर उसके बाद फिर 4 जुड़ जाती हैं, 3 और 1 करके जुड़ती हैं, फिर लास्ट में 4 जुड़ती हैं। तो इस तरीके से कुल जो भाषाएं हैं वो क्या है यहाँ पर। अच्छा, अगर एक बार और देखेंगे, लेकिन जो 4 भाषाएं, अब 21वां संविधान संशोधन, 71वां, 92वां, ये अलग अलग चलता रहा। लेकिन अगर आपके सामने आता है कि छठी अनुसूची में क्या है, तो मेरे बच्चे याद रखना, जो छठी अनुसूची है 6th वाली है, तो इसका मतलब सिक्सर समझो। और जो सिक्सर समझो वो तुम समझो कि आप बाहर जा रहे हो, है ना, एकदम यहाँ से निकल के। तो सिक्सर की तरह बेटा जो पूर्वी भारतीय राज्य हैं, पूर्वी, तो अगर आपने कभी किया ना 7 सिस्टर स्टेट के बारे में अगर आप बात करते हैं, है ना, 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में, तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे, अगर, हाँ, इसमें क्या गई है, अनुसूची है जो 4 पूर्वोत्तर राज्यों, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 7 की नहीं बात करते, याद रखना
सिक्स में क्या होंगे, चार ही होंगे, चार ही राज्य होंगे, इतना ध्यान रखना। चार राज्यों में अगर आपके सामने आएगा तो इस बात को कभी भूलना मत गलती से भी, अगर कभी भी कंफ्यूजन आ जाए प्लीज। अभी असम याद रखना, मेघालय याद रखना, मेघालय के बाद मेरे बच्चे याद रखना मिजोरम याद रखना, मिजोरम के बाद अगर याद रखोगे तो याद रखना त्रिपुरा यहाँ पर। अब सवाल आता है कि जो हमारी सेवेंथ है उसमें क्या होता है। तो जो सातवीं अनुसूची है इसमें हमारे बीच में क्या होता है कि जो सातवीं है वो केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र वह जो राज्य हैं उनके बीच में क्या करता है, बंटवारे की है। बंटवारा मतलब जो भाई क्या क्या चीजें कैसे कैसे बटेंगी, किस किस चीज को है। अब बंटवारे के रूप में अगर कहना चाहो तो शक्ति के बंटवारा लिख लेना और आसान होगा। और नया जो आता है नाइन्थ शेड्यूल, नाइन्थ में अगर जाओगे तो हमारे पहले संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। नॉर्मली अगर नाइन्थ वाला होगा तो इसे याद रखना भूमि सुधार। क्या होगा, भूमि सुधार। तो अगर आपने इस सवाल का जवाब यहाँ तक दिया तो आगे बढ़े। डन भाई, आगे समझ में, हाँ या ना। प्लीज बेटा कॉपी पेस्ट मत करिएगा, ये पढ़ाई लिखाई की क्लास होगी। मैं बाकी कमेंट बॉक्स मैंने वो कर दिया, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 5, भारतीय संविधान में न्यायिक जो पूर्वालोकन है की अवधारणा किस देश से ली गई। तो जो जुडिशियल रिव्यू होता है हिंदुस्तान में, जो जुडिशियल रिव्यू होता है हिंदुस्तान में, वो हमने कहाँ से लिया है बताइएगा, कहाँ से लिया है। तो सवाल अगर आ रहा है तो पहला कहता है यूके से लिया, दूसरा यूएसए से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, जर्मनी से लिया। नंबर 5 हमारे सामने आता है। तो 5 अगर आपके सामने आता है आपके सामने, तो यूके है, इस यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो मेरे बच्चे हमने हिंदुस्तान में जो जुडिशियल रिव्यू लिया है, तो अगर आपने यूएसए जवाब दिया है तो आप बिल्कुल क्या है, सही है। जुडिशियल रिव्यू हमने, जुडिशियल रिव्यू होता है कुछ इस आधार पर, मान के चलो कोर्ट ने कोई फैसला दिया, अवधारणा हमने संयुक्त राष्ट्र से ली, इसके तहत अगर देखेंगे तो न्यायपालिका, जैसे मान लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, संसद या विधानसभा द्वारा जो भी बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिकता की क्या करेगी, जांच करती है। और अगर कोई कानून ऐसा है जो संविधान के खिलाफ है तो उसे क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। मान लीजिएगा मोदी सरकार ने कोई रूल अपनाया और वो रूल क्या है, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये सही नहीं है जनता के लिए, तो उसे क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। और जैसे उसे रद्द कर सकती है, ये अधिकार जो है जुडिशियल रिव्यू में आ जाता है। इसके अलावा एक बात और याद रखना, अगर यूएसए से जाएंगे तो यूएसए से मेरे बच्चे हमने मौलिक अधिकार भी लिए हैं। तो जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, वो भी हमने यहीं से लिए हैं। और एक बार और याद रखें, हिंदुस्तान में जो हमारी प्रस्तावना है, जो प्रिम्बल है, प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है वो भी हमने कहाँ से ली है, यूए। अगर आप यूके की तरफ जाओगे तो यूके में अगर आप जाओगे तो यूके से हमने पार्लियामेंट सिस्टम लिया है। बट मोस्ट इंपोर्टेंट अगर याद रखोगे तो याद रखना एकल नागरिकता, मतलब हम हिंदुस्तानी जो हैं, हमें क्या है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप की। तो सिंगल सिटीजन की सिप की जो हमने वहां से ली है। ऑस्ट्रेलिया के पास अगर हम जाते हैं मांगने के लिए तो ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, जाओ हमसे तुम क्या लेके चलाओ, जो हमारी जो शिक्षा जिस सूची में आती है, शिक्षा जिस सूची में आती है जिसको हम कॉन्करेंट बोलते हैं ना, कॉन्करेंट बोलते हैं, या जिसे को हिंदी में बोला जाता है समवर्ती सूची। तो मेरे बच्चे समवर्ती जो सूची है वो हमारी कहाँ आती है, यहाँ आती है। अब इतना जानने के बाद जर्मनी भी आ जाएगा। तो जर्मनी, जर्मनी से याद आया, कल जर्मनी का जो खिलाड़ी है वो विमिल्टन में क्या हुआ, सेकंड रैंक पे आया, रनर अप पे आया है। तो उसका नाम बताना मुझे क्या होगा। तो याद रखना इसमें क्या होगा, जो आपातकाल के दौरान हमारे जो मौलिक अधिकार जो होते हैं उनका क्या हो जाता है, मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, मौलिक अधिकारों को क्या है, खत्म कर दिया जाता है एक तरीके से। तो ये हमने कहाँ से लिया है, खत्म कब, आपातकाल के दौरान। तो ये हमने जर्मनी से लिया है। अच्छा, हम ये कह सकते हैं क्या आपातकाल की अवधारणा हमने जर्मनी से ली है, हाँ या ना। आपातकाल की अवधारणा हमने जर्मनी से ली, यस है और नो है, बताइए जी। चले भाई, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां तक सही है। यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो नंबर आता है कि राज्यसभा के जो प्रधान, जो पदीन सभापति होते हैं वो कौन, मतलब फिलहाल जो हमारे राज्यसभा होता है जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं, उनके जो चेयरमैन होते हैं उनका कौन होते हैं, बताइए जरे जी। हम्म।
चंद भाई यहाँ तक आया समझ में? चलो, अब इतना अगर आपके सामने आ गया है यहाँ पर, तो नंबर जो आ रहा है राज्यसभा वाली बात पर हम आते हैं। तो राज्यसभा के जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब। अच्छा एक बात बताओ, फिलहाल जो करंट में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट, और भारतीय संविधान का याद रखना, अनुच्छेद 64 और 89 के तहत भारत को जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा, याद रखना। अगर इसमें कोई पूछेगा किस आर्टिकल के अंडर, तो ये जो बात है आर्टिकल किसके अंदर आएगी? 64 के अंदर। और इसका जिक्र कहाँ में और मिलेगा आपको? 89 में। चले, प्रधानमंत्री के बारे में अगर आप बात करेंगे तो भाई जो राष्ट्रपति जी हैं वो देश के पहले व्यक्ति होते हैं, वो है नहीं यहाँ पर। प्रधानमंत्री जो हैं वो क्या है भाई? जनता द्वारा चुने जाते हैं, फिर लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता बन जाते हैं, अब जो कार्य करते हैं सारा। अब उसके बाद आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो केवल क्या है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। और अगर आपने बात की है इनका नाम राधा कृष्णन जी है, तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। आपके सामने जो ऑप्शन है वो हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वेस्टर्न घाट पे अगर आप जाते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे जो ऊंची चोटी होगी वो कौन होगी? सीपी राधाकृष्णन, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, शाबाश 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 शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखेंगे नया नंबर, नया नंबर। तो अगर आपसे हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट पूछा जाएगा तो उसका नाम दो दो बेटा है, अन्नामुड़ी है, महेंद्रगिरी है, ये कलसुबाई। अब देखो वेस्टर्न घाट की पूछी गई है, और वेस्टर्न घाट की अगर पूछेंगे 2695, 2695 मीटर ऊंची हैं ये। इनका जो नाम है, इनका नाम है अन्नामुड़ी। तो जितने लोगों ने अन्नामुड़ी जवाब दिया बिल्कुल सही है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी, अगर कोई पूछेगा मेरे बच्चे तो ब्रैकेट में याद रखना, कोई अगर तुमसे पूछ लेगा तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी भी क्या है? यही है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे महेंद्रगिरी, तो जो महेंद्रगिरी के बारे में बात करोगे, यह याद रखना, अगर कोई पूछेगा तो पहले तो याद रखना ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। और अगर उड़ीसा में है और उड़ीसा में भी तुमसे पूछ ले कि भैया किस चीज के लिए कैसे जाएंगे, तो याद रखना ये ना क्या है, अगर तो ये ईस्टर्न घाट उसमें नहीं आती, वेस्टर्न में नहीं आती, क्या आती? ईस्टर्न घाट में आती है। तो याद रखना पूर्वी घाट में आती है। किस में आती है? ये ईस्टर्न घाट में आती है, उसमें। अब इसके बाद अगर देखेंगे कल सुबई के बारे में, अगर देखेंगे तो जो कल सुबई है बेटा ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। चलो फटाफट अब ये बता दो, जो मैंने बताया जो दो दो बेटा है, जो दो दो बेटा है ये कहाँ की है? दो दो बेटा जो है ये कहाँ पर है? बताओ जरा कहाँ पर है? हाँ जी, दो दो बेटा जो है वो कहाँ पर है बताइएगा। सवाल आपके सामने आता है तो मेरे बच्चे याद रखना, अगर कोई पूछेगा ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। ये कहाँ है? तमिलनाडु। मेरे बच्चे मैं आखिरी बार आपसे एक चीज़ की दरखास्त करता हूँ, आप ना मुझसे पूछ लीजिएगा, आप पढ़ना चाहते हैं या मुझसे क्वेरी करना, अगर कहो तो मैं डेली ना 15 मिनट का एक डाउट सेशन ले लेता हूँ, सुपर टेट डाउट सेशन। आप उसमें अपने सारे सवाल का जवाब पूछ ले रहे हो, बट मुझे लगता है ये ना क्लास का बहुत डिस्टर्बिंग तरीका है। आप ना तो खुद पढ़ना चाहते हैं ना आपके साथ। सर वेयर इज द टेस्ट ऑन द ऐप, मतलब व्हाट if you people are not studying here then how can I, मतलब क्या ही बोलूं अंग्रेजी में भी तुम्हें अब यार मैं, है ना। किसी को इस बात से दिक्कत है पोल हटा दीजिएगा, किसी को इस बात से दिक्कत है कि ये हटा दीजिएगा। मेरे बच्चे अगर तुम्हें लगता है तो फिर एक बात बताओ, मैं फालतू में इतनी मेहनत क्यों करते हैं हम लोग? मतलब तुम सोचो यार, तुम्हारे जीवन में अगर ऐसा हो तुम सो रहे हो और सोते टाइम तुम्हारे कान के आगे कोई बैंड बजा रहा हो, तुम्हें कैसे लगेगा? तो बेफिक्र जैसे मेरे बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो तुम ये जो फालतू का मैसेज करते हो बैंड बजाने के बराबर के ही हैं। नाउ यू विल से कि सर प्लीज डोंट रीड द मैसेजेस, डोंट रीड द चैट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर chat at all. But right now, because this is the current affairs and static GK class, we have some question. You have to answer it. अब अगर मैं इसमें अंग्रेजी में बात करूँ तो बताओ क्या होगा, है ना। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस बात को कैसे किया जाए। या तो आप क्लास ले लो वरना बता दो बेटा। किसी को पोल से हटाने से दिक्कत है, अरे पोल क्यों हटाने हो तुम लोग? मतलब तुम्हें, जब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी दिक्कत ये है कि पोल भी तुम मैसेज ऐसे देख रहे हो, भाई ऐसे देख लो मोबाइल को, है ना। अब तुम सोच लो यार क्या चाहते हो मुझसे, मतलब क्लास को खराब करना तुम ऐसे। मुझे लगता है कि आपके सामने, हाँ बस, भाई पोल हटा दे, हाथ जोड़ रहे कोई, सर आई एम होल्डिंग, मतलब क्या मतलब है? हटा देते हैं बेटा, ठीक है आ जाओ। और बेटा अगर एक बच्चा बोलेगा सर जी फालतू लोगों से ब्लॉक कर दो, अब बेटा ब्लॉक करने लगेंगे तो पढ़ाएंगे कब?
अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये नहीं जानकारी चाहिए क्या? फिर चलो बेटा एक एक सवाल का जवाब लो। भैया बताओ, गोभी तुम्हारे घर में मिलती है, ये गोभी आ गया जो मरुस्थल भी मिलता है। तो जो गोभी मरुस्थल है वो बताओ जरा कहाँ मिलता है? एशिया का सबसे बड़े मरुस्थल के रूप में देखा जाता है। आपके सामने ये बताइएगा क्या होगा सवाल का जवाब जो है, गोभी मरुस्थल जो है वो। गजेंद्र सर को फोन करो, जूनियर वालों की क्लास शुरू करो। सबसे 15 से है ना? हाँ तो 15 शुरू ने बताओ बच्चों को। तो अगर देखेंगे ये मैंने बता दे बेटा, अगर ये होगा तो एशिया के सबसे क्या आता है बड़े उसमें। चलो अब इतना हो के एक तरीका है कि बस टिक लगाऊं, नया सवाल लाऊं। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ये होगा मेरे बच्चे धोखा करना, क्योंकि उस सवाल के एक्सप्लेनेशन में बहुत कुछ बाकी था। मैं तुमसे उसमें और भी बहुत कुछ पूछ सकता हूँ। तुम्हें लग रहा है कि बस इसका आंसर मुझे चाहिए था, नहीं, इसके अंदर और भी कुछ है, दिखाऊं? सुनो, इसके अंदर अगर कोई पूछेगा आपके सामने कि ये वाला जवाब क्या होगा, पूछो जरा, हाँ या ना, बताओ जरा। हाँ अब जरा देखो, आपके सामने अगर होगा सबसे बड़ी बात की जो गोबी मरुस्थल है, जो गोबी नहीं, एशिया के महाद्वीप में स्थित है ना, एक बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ी बात, कोई पूछेगा कहाँ है तो याद रखना ये क्या है, नॉर्थ चीन है। तो आप मतलब उत्तरी जो चीन है और जो मंगोलिया, तो कोई पूछेगा किसके बीच में है तो याद रखना क्या है, आपके जो उत्तरी चीन है और क्या है दक्षिणी मंगोलिया, उन दोनों के क्या है बीच में स्थित है। इसका मतलब पहली जानकारी आएगी। दूसरा सवाल अगर यहां से बनना हुआ तो ये क्या है, कोई पूछेगा यार ये एशिया का है, गोभी जो है ये कैसा है, तो याद रखना मेरे बच्चे ठंडा, कोल्ड डेजर्ट है। क्या है, ठंडा मरुस्थल है। तो इसका मतलब एक बात समझो, तुम्हें लगता होगा कि क्लास नंबर सवाल नंबर 8 है, लेकिन हर ऑप्शन में एक जानकारी है। तो कोई पूछेगा तुमसे गोबी डेजर्ट जो है कैसा है, तो तुम बता देना ठंडा मरुस्थल है। अब इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो बात ये रहता है इसके साथ, यहाँ सर्दियों में बर्फबारी भी होती है और हिमालय की ओट में होने के कारण याद रखना इसमें वर्षा नहीं होती है। अब दुनिया में अगर जाओगे तो भाई अफ्रीका भी कुछ ना कुछ तो लेके आया होगा अपने साथ। तो अफ्रीका जो लेके आता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल लेके चलता है अपने साथ, सहारा वाला। अब तुम्हें सहारा का भी पता होना चाहिए, सबसे गर्म मार्ग होता है। अब आप यूरोप की तरफ से गुजरोगे तो यूरोप में याद रखना दुनिया का एकमात्र ऐसा है जहां पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो यूरोप जो है यहां पर कोई भी मरुस्थल। अब तुम में से कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं? कोई मरुस्थल नहीं है, याद रखना। यूरोप जो है उसमें कोई भी डेजर्ट नहीं पाया जाता। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में जाते टाइम आपको एक फेमस मिलेगा जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया। क्या नाम है? ग्रेट विक्टोरिया। अब ये बताओ तुम्हें जो पढ़ाई है ये ग्रेट जो विक्टोरिया है अगर आपके सामने आ जाएगा, तो ग्रेट जो विक्टोरिया है ये, अब ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मतलब मुझे छोड़ के तुम कुछ भी मांग सकते हो, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब तुम बताओ। अब एक सवाल में था तुम्हारा, एक तो तरीका था ये वाला, एक तो तरीका था ये था कि निशान लगाते आगे बढ़ जाते गोभी के बारे में, लेकिन इतनी जानकारी अगर पाओगे तभी तो पढ़ोगे भैया, पेपर में डेप्थ में तो तभी जाओगे। आगे देखें, नेक्स्ट लो। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अब अगर इस बात पर करेंगे तो हमारे सामने अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा जो होगा वो याद रखना क्या करता है, बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेशी, तुमने रोहिंगा बहुत सारी चीजें सुनी भी होगी इस तरह के, भाई वहां के बांग्लादेश हिंदुस्तान में घुस गए। तो इसके बारे में अगर बात करोगे तो ये सबसे ज्यादा जो एरिया करता है वो क्या है, वेस्ट बंगाल। अब कोई पूछेगा सर जी अगर करता है तो कितने के आसपास, तो 4096 किलोमीटर। याद रखना बड़ा आसान सा, 4096 किलोमीटर। अब इतनी जानकारी होने के बाद इस सवाल को खत्म किया जा सकता था, लेकिन भैया ऐसा है कि पश्चिम जो बंगाल है, बंगाला जो है बांग्लादेश के साथ, याद रखना सबसे लंबी साझा करता है अपनी क्या है, जो, हाँ अब देखो जरा क्या होगा। इस सवाल में जैसे ही मैंने 4096 लिखा तो आपने लिखना शुरू कर दिया। तो पहले मैं बता दूं, याद रखना इस सवाल के भी दो प्रारूप हैं। अगर कोई पूछेगा तो भारत जो है, याद ये सवाल को यहां से समझना बड़े ध्यान से, भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये आप सुनो जरा, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो इतनी है। और इसमें से मेरे बच्चे जो बंगाल है, जो बंगाल है वो याद रखना वेस्ट बंगाल जो कवर करता है वो 2217 है। तो इसका मतलब जो सवाल है ये, कि कोई पूछेगा भारत बांग्लादेश के साथ कितनी किलोमीटर की जो वो कवर करता है, कितने किलोमीटर की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कवर करता है, तो याद रखना 4096, और खाली बंगाल उसमें से लगभग 50% करता है। अब आगे समझ में? तो ये है जानकारी। कैसा लगा? हाँ बेटा इसमें सब है जूनियर के, इसीलिए बेटा सवालों का लेवल थोड़ा बड़ा है।
अब सवाल ये आता है कि इसके बाद अगर देखेंगे असम, तो असम जो है बांग्लादेश के साथ दो अलग अलग हिस्सों में कुल लगभग, भाई असम तो मुश्किल से 263 किलोमीटर के आसपास कवर करता है। एक बच्चा ऑपरेशन वो ऑप्शन नंबर सी के बाद त्रिपुरा, बेटा याद रखना त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश को तीन तरफ से तो कवर करता है। मेरे बच्चे जो एक बार तीन तरफ से कवर करता है, लेकिन तीन तरफ से लगभग 863 किलोमीटर ही उसका क्या है, सिर्फ 863 किलोमीटर ही क्या करता है, दूरी करेगा। तो इसलिए आप जो पूछना चाहते थे मैंने आपके सामने रख दिया। कई बार अगर किताबें देखोगे तो वहां पर आपको 856 भी देखने को मिलेगा, बट जो रीसेंट डेटा है उसके हिसाब से अगर मैंने बताया तो 463 होगा। देखिए भाई, आगे समझ में। तो अगर कोई सवाल पूछेगा तो कोई ये पूछ सकता है कि बांग्लादेश हिंदुस्तान का कौन सा राज्य बांग्लादेश को तीन तरफ से घेरता है, तो मेरे बच्चे याद रखना तीन तरफ से घेरने वाला काम क्या है, त्रिपुरा। अब बात समझ में आई, हाँ या ना? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट नंबर। भारत में मौद्रिक नीति है वो कौन बनाता है, मॉनेटरी जो पॉलिसी है हिंदुस्तान में कौन बनाता है? बड़ा प्यारा सा जवाब है, आपकी जेब में आरबीआई का एक नोट होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर नहीं होगा तो बेटा तुम क्या चल रहे हो, अब तुम्हें भी पता ही है तुम क्या चल रहे हो, है ना। अभी तो फिलहाल नंबर आता है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या करेगा, मॉनेटरी बनाने की इसकी वार्षिक जिम्मेदारी भी है। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में कई सारी चीजें हैं। अगर आप देखेंगे, एक बात और याद रखना, अगर हिंदुस्तान में रेपो रेट होता है, बैंक लोन कैसे महंगा होता है, सारी चीजों पर भी क्या करते हैं, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, फिलहाल ये बताओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हमारे फिलहाल के जो वो हैं चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो कौन है, उनका नाम बताओ। वित्त मंत्रालय बेटा याद रखना सरकार के फिक्सल पॉलिसी बनाता है। अब आप कहोगे सर जी ये क्या चीज होती है, तो मेरे बच्चे फिस्कल जो पॉलिसी होता है याद रखना ये बनाता है। अब इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, तुमने कभी एक वर्ड सुना होगा राजकोषीय नीति, क्या सुना होगा, राजकोषीय। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि राजकोषीय नीति कौन बनाता है, तो याद रखना राजकोषीय जो नीति है वो हमारा क्या बनाता है, ये बनाता है वित्त मंत्रालय। ठीक है जी। और अगर आपने नाम दे दिया है सुब्रू, क्या नाम दे रहे हो, संजय मल्होत्रा, तो आप बिल्कुल सही है, संजय मल्होत्रा जी जो फिलहाल हैं ये वाले संजय मल्होत्रा। चलिएगा आगे बढ़े भाई, इस सवाल के बाद तो और जानकारी नहीं है मुंबई में। चले देखें नया नंबर 11, आपको बताना है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसका नाम SEBI शॉर्ट फॉर्म होता है, कहां पर है। तो सेबी का जो मुख्यालय है वो कहां है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहां पर है जी। अब देखो इस सवाल पर अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जानकारी क्या होगी, जानकारी ये होगी नई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई या मुंबई। तो सवाल नंबर 11 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, नंबर 11 बिल्कुल एकदम सही है, आपने जवाब दिया है मुंबई। नॉर्मली बेटा जितने भी पैसे वाली चीजें होंगी, ज्यादातर बैंक के हेडक्वार्टर, ये सारी चीजें आपको मुंबई में देखने को मिलेगी, और बांद्रा में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब सेबी क्या करता है, सेबी मेरे बच्चे याद रखना ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पर क्या करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज जो ट्रेडिंग वाले लोग नहीं करते, इन पर नजर रखता है। ये वाला स्टॉक एक्सचेंज पर यही नजर रखेंगे, शेयर बाजार मतलब, उसके बाद म्यूचुअल फंड पर ये बाजार में रखेंगे। अच्छा कोई एक बात बताओ, कोई पूछेगा कि सेबी की जो स्थापना है, सेबी का जो स्टेब्लिश ईयर है, स्थापना दिवस है, वो कब का बताओ, कब स्थापना हुई थी। सेबी का जो स्टेब्लिश ईयर है बताओ जरा कब हुआ था, बताओ जरा। हाँ, और उसके बाद मेरे बच्चे ये एक बात और है, जब स्थापना हुई उसके किस समय के बाद इसे मतलब हिंदुस्तान में वैधानिक ढांचा मिल गया। मतलब वैधानिक ढांचे के रूप में आप मानेंगे तो इसे कहा जाएगा कि एक सिचुएटरी जो अधिकार मिल गए अब की नजर रखने के होगा। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने कहा कि सर बिल्कुल इसका जवाब दे दो आप 1988, तो बिल्कुल सही है। और मेरे बच्चे कुछ ने कहा कि ये जो है 1992 में एक वैधानिक बन जाती है। बहुत बढ़िया। नई दिल्ली में आप जानते हैं बहुत सारे मुख्यालय हैं, बाकी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, जो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, भगवान ना करे तुम्हें लगे पर तुमने ऐसे चेक करते हो बहुत लोगों को देखा होगा। तो अगर आप बता रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक वो
हाँ हाँ, आपसे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो क्या होती है, तो इसको जो बोला जाता है, इसको जो बोला जाता है मेरे बच्चे एम्पियर बोला जाता है। अच्छा एक बात बताओ, विज्ञान में जो एम्पियर है उसे किस से, जैसे ऑक्सीजन को O2 से बताते हैं, ठीक है, पानी को H2O से बताते हैं, H2O से, उसके बाद है ना यहाँ, तो आपको मुझे ये बताना है H2O नीचे वाला, एम्पियर को आप किस कोड से डिनोट करते हैं, एम्पियर को आप किस कोड से डिनोट करते हैं जी। बहुत बढ़िया, तो याद रखना, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, इसको कोड किया जाता है ए से। क्या किया जाता है, ए से। अब सवाल में वोल्ट है, ओम है और वोट है, तो क्या है, वोल्ट के बारे में अगर देखेंगे तो मेरे बच्चे याद रखना वोल्टेज की, वोल्ट जो है वो किसकी है, वोल्टेज की। ये लो, ये बात होगी। अब अगर कोई पूछ लेगा सर जी ओम क्या है, ओम तो एक ओम है, बोलने वाला एक ओम है ये वाला, तो अगर ओम कोई पूछेगा किसकी है, ओम किसकी है बेटा, याद रखना धारा, प्रवाह धारा ना। और अगर वोट के बारे में बात करोगे तो अंग्रेजी का वट नहीं होगा, याद रखना ये क्या है, इलेक्ट्रिक पावर की, क्या होगी, इलेक्ट्रिक पावर की। चलिए आगे देखते हैं, नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नंबर 13, किस विटामिन के एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, मतलब कौन सा विटामिन होता है जो आपका एस्कॉर्बिक जो एसिड है उसके नाम से भी जाना जाता है। नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है हमारा 13, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए नंबर आपने अगर दिया बहुत बड़े, तो आपने कहा कि सर जी इसका जवाब यहाँ लिखा तो था आपने, इसको क्या विटामिन, अब अगर विटामिन सी से यहाँ जवाब मिल ही गया तो सवाल आएगा कि विटामिन दो। अच्छा एक बात बताओ, विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है उसका नाम क्या होगा, विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है उसका नाम क्या होता है बताओ। विटामिन डी की कम, विटामिन सी की, सॉरी, विटामिन सी की कमी से एक रोग होता है उसका नाम क्या होगा जी। जी चलिए, नंबर आपने अगर कहा है बहुत बढ़िया, आपने क्या लिखा, सर जी स्कर्वी रोग हो जाता है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इससे क्या होता है, मसूड़ों में क्या आना शुरू हो जाता है, खून। विटामिन ए जो होगा, अच्छा एक काम करो, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है ना, बताना। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है क्या होगा। विटामिन ए की कमी से अक्सर जो होता है वो है रतौंधी रोग। क्या होता है भाई, रतौंधी, है ना, आंखों की कमी वाला। और इसीलिए आंखों की कमी, आंखों में भगवान ने क्या दिया था, रेटिना, और जो रेटिना उसी से याद रख रहा, रेटिनॉल, क्या याद रखोगे, रेटिनॉल, तो रेटिनॉल होगा। अब आ जाता है B12, B12 की कमी से अगर देखें तो भैया खून की कमी से, तो जो एनीमिया होता है वो यहाँ, एनीमिया जो है ये क्या है यहाँ पर B12 की। और विटामिन डी तो बेटा कैल्शियम का, हड्डियों की कमजोरी का। इस तरह चलते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे, नया नंबर। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है, मतलब जो कमरे का वो होता है हमारा रूम टेम्परेचर होता है, उसमें कौन सी चीज ऐसी होती है जो मेटल ना रिमेन क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। पहला सोडियम में रहता है, एल्यूमिनियम में रहता है, पारे में रहता है, या फिर क्या होगा, शीशे में रहता है। तो नंबर 14 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, 14 का जो जवाब हो गया, बहुत बढ़िया, 14 का जो जवाब आपने क्या दिया है, मरकरी। तो जो पारा है वो बिल्कुल सही आपने दिया, बिल्कुल एकदम सही है, चलेगा। पारे का रासायनिक वो क्या होता है, नाम बताना जरा। रासायनिक सिंबल इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पारा, इंग्लिश मरकरी हो गया। मेरे अच्छे याद रखना, इसको किससे डिनोट किया जाता है, Hg। किससे डिनोट किया जाएगा, Hg। चलो आगे देखें, बस इसमें इतना रहने देते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सा है, इसका फटाफट जवाब तो इसमें एक्सप्लेनेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, ऑप्शन ABCD के ला। भाई याद रखना, सबसे बड़ी थायराइड होती है, आपका पेनक्रियाज होता है, या लीवर होता है। तो सही जवाब जो होता है वो क्या होगा, लीवर। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर डी भी चुन दिया, जी नहीं। तो याद रखना, अगर कोई पूछेगा तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी होती है, थायराइड जो होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी। अब सबसे बड़ी अंतःस्रावी तुमने जान लिया, लेकिन फिर कहोगे सर जी एक बात तो बताओ। मैंने कहा पूछो भैया, कि इसको जो ये होता क्या है। तो मेरे बच्चे याद रखना, अगर कोई पूछेगा सबसे अंतःस्रावी का मतलब होता है जैसे एंडोक्राइन, क्या होगा, एंडोक्राइन, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पैनक्रियाज से क्या होता है भाई, हाँ बहुत बढ़िया। एक बच्चे के साथ, मेरे बच्चे मास्टर ग्लैंड कोई पूछ रहा है तो याद रखना ये होती है मास्टर ग्लैंड।
अगर कोई पूछेगा कौन सी मास्टर ग्लैंड होती है, तो जो मास्टर ग्लैंड होती है वो क्या होता है, पिट्यूटरी, मतलब जिसे हिंदी में बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। क्या होता है, पीयूष ग्रंथि। और जो बेटे पैनक्रियाज होता है वो हमारी क्या है, दूसरी सबसे, पहली सबसे बड़ी तो ये होगी, कोई पूछेगा दूसरी सबसे बड़ी, तो अगर किसी ने लगा दे कि दूसरी सबसे बड़ी क्या होती है, तो याद रखना वो क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। डन, आगे भाई समझ में। इसे एक बात और याद रखना, अगर देखेंगे तो इसे क्या बोला जाता है, मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। चलेगा भाई, नेक्स्ट बढ़े यहां तक। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो बिहू है वो फेमस डांस है कहाँ का, फोक डांस। आपके सामने ऑप्शन 4 है, बताइएगा। अभी तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, यस और नो? हम्म। आपने अगर यहाँ पर जवाब जो देना शुरू किया वो क्या है, बहुत बढ़िया। तो अगर आपके सामने ये सवाल आ जाता है तो असम का, बहुत बढ़िया। हमने जान लिया कि जो बिहू है वो बेटा कहाँ। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि सत्रिया कहाँ का है, तब क्या जवाब दोगे? सत्रिया जो है क्लासिकल डांस है, कहाँ का है? उड़ीसा का बेटा अगर कोई पूछ लेगा तो उड़ीसा का तो ओडिसी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पंजाब में अगर जाओगे तो पंजाब का भंगड़ा याद रखना। अच्छा, गिद्धा यहाँ का है कि जम्मू कश्मीर का है भाई? तो याद रखना एक चीज क्यों है बेटा, गिद्धा जो है वो हमेशा याद रखना वो महिलाओं का होता है, और जो भांगड़ा है वो याद रखना पुरुषों का है। तो अगर कभी दिक्कत आ जाए तो याद रखना इस बात को। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जानकारी पहली बार प्राप्त करते हैं, उसके नोट्स बना लिया करो, ये नोट्स। तो गिद्धा और भांगड़ा दोनों है, बस याद रखना जो गिद्धा है वो क्या होता है, महिलाओं के लिए, और जो भांगड़ा है वो क्या है, पुरुषों के लिए। गुजरात का तो मेरे बच्चे तुम्हें पता ही है, अभी चलेगा ना डांडिया, और उसके अलावा क्या है, गरबा। लिखने की मुझे जरूरत नहीं, तुम इसके बारे में पता है। सत्रिया जो है वो कहाँ का है, असम का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एमपी में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में? बताइए। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर, हाँ जी। इसके बारे में दो तीन बातें और मैं बताऊंगा। एक विशाल रथ के आकार पर बना है, पहली बात। यूनेस्को की हमारी क्या है, विश्व धरोहर में भी आता है, यूनेस्को की सूची में भी आता है, ये भी याद रखना। एक नाम तुमने कभी सुना होगा, ब्लैक पकोड़ा, है ना? ब्लैक पकोड़ा मत लिख देना कहीं, तो पकोड़ा लिख दो, इसे पैगोडा है ना, पकोड़ा नहीं है, पैगोडा है ना मेरे बच्चे, याद रखना। ब्लैक पैगोडा, इसी को क्या है, बोला जाता है। अब इतनी जानने के बाद अगर होगा, नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था, कोई तुमसे पूछेगा किसके द्वारा बनाया गया था, तो याद रखना है किसके, नरसिंह देव प्रथम द्वारा। तो नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसको क्या है, बनाया गया था। और अगर इतनी बातें जान ली तो ये जहां पर है उसका राज्य का नाम कर्नाटका लिख रहे हैं, बेंगलोर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? कर्नाटका लिखने वाले सारे गलत हैं, सही जवाब होगा उड़ीसा, जिसकी राजधानी के रूप में आता है भुवनेश्वर। तो ऑप्शन नंबर बी वाले सारे के सारे गलत हैं, इतना याद रखना बेटा। अगर एमपी में याद करोगे तो एमपी में खजुराहो है ना, तो खजुराहो के जो मंदिर है वो याद रखना, है ना। खजुराहो के मंदिर होते हैं, क्या होता है, तो याद रखना खजुराहो के मंदिर ही है। और सबसे बड़ी बात, खजुराहो के मंदिर तो होते ही हैं, लेकिन एक सबसे बुद्ध समाज से रिलेटेड आपने कभी नाम सुना होगा, सांची का स्तूप। तो ये भी याद रखना, आपके सामने कहाँ पर है, यहीं का है। सांची का जो स्तूप है वो भी क्या है, यहाँ पर कर्नाटक में। अगर कोई पूछेगा तो कर्नाटक फेमस आता है हम्पी के लिए। हम्पी के जो स्मारक हैं विश्व प्रसिद्ध, ये कहाँ थे, कर्नाटक में। और मेरे बच्चे, तमिलनाडु में मुद्रे एक जगह है, मुद्रे, जहां पर क्या है, मीनाक्षी मंदिर। क्या होगा, मीनाक्षी मंदिर। अब ईमानदारी से बताओ, जो डिटेल के साथ तुम पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसा आ रहा है? देखिए भाई, लाइक वाइक क्यों करते हैं कि मैंने 17 सवाल बोल दिए, एक बार नहीं बोला लाइक करे। तुमने किया क्या, उन्होंने बिना मांगे? हैं? ये बोलेंगे ना लाइक वाइक क्या करेंगे, बस तुम पढ़ाते रहो। चलो, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। इतनी जानकारी बहुत है, बढ़िया है। नोट्स बनाना मेरे बच्चे, मदुरई से। अच्छा, एक और, अगर एक और बता दो तुम्हें, तमिलनाडु का तो और भी ले, बद्रेश्वर मंदिर ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? कई बार, क्या बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है।
और एग्जाम में जब पूछा जाता है, याद रखो यहाँ पर, तो आपसे पूछेंगे कि उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान है वो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो बताइएगा। पहला ये तबले से जुड़े हैं, दूसरा ये क्या है फ्लूट से जुड़े हैं, तीसरा सितार से जुड़े हैं, चौथा क्या है शहनाई से जुड़े हैं। तो जितने भी लोगों ने सवाल नंबर 18 का जवाब दिया है, तो 18 का जवाब मेरे बच्चे तबला लगाने वाले बिल्कुल गलत हैं, फ्लूट लगाने वाले बिल्कुल क्या है गलत है, सितार वाले गलत है, लेकिन शहनाई जिन्होंने लिखा है वो बिल्कुल क्या है सही कमेंट में। अच्छा, अगर इतनी बात आई गई तो एक काम करो, थोड़ा थोड़ा और लिख लेते हैं। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वाद्य यंत्र तो है, अब इन्होंने भारत रत्न भी दिया गया था, अब ये बता दो कि भारत रत्न इन्हें किस सन में दिया गया था। भारत रत्न जो है इन्हें कब दिया गया था बताओ। हिंदुस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया था। बताइएगा। और मेरे बच्चे ये बताया जाता है कि इन्होंने शहनाई ना शादियों के मंडप से निकले, शास्त्रीय संगीत की तरफ पहुंचे, और 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले पर भारत की आज़ादी का अवसर चल रहा था, उस दौरान भी इन्होंने शहनाई बजाई थी। कला के क्षेत्र में इनका इतना बढ़िया योगदान रहा कि हिंदुस्तान सरकार ने इन्हें भारत रत्न दिया, और जब भारत रत्न दिया गया, वो भारत रत्न दिया गया था 2001 में। कब दिया गया? 2001 में। तबले के लिए बेटा तुमने देखा होगा वहाँ ताज वाले एक इंसान, तो जाकिर हुसैन साहब, तो जो जाकिर हुसैन साहब है वो तबले के लिए। बांसुरी के लिए तुमने देखा होगा एक पंडित जी, और उनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया, तो याद रखना उनके लिए क्या, हरि प्रसाद चौरसिया। तो हरि प्रसाद जो चौरसिया हैं, तो न्यूज डीडी न्यूज पे चलते थे ना बहुत बार इनका, चौरसिया चौरसिया, ठीक है जी, हरिप्रसाद। और अगर कोई सितार के लिए पूछेंगे तो बड़े से सितार में तुमने देखा होगा, तो आप याद रखना इनका नाम है पंडित रविशंकर। और ये रविशंकर जी वो नहीं है जो आजकल वो देते हैं, उपदेश देते हैं, ये क्या है अलग है। तो सवाल आ गया भाई, कैसे लगा भाई? आगे बढ़े मेरे बच्चे, नेक्स्ट लो। नेक्स्ट नंबर आपसे पूछेगा कि बेसबॉल की एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं। जो बेसबॉल होता है ये वाला डंडे वाला, आजकल लोग इसका सही प्रयोग करते हैं। ज्यादातर तुमने थार में बैठे हुए लोगों को देखा होगा इसका डंडे को, रुक जा रहा था जब बताऊं, अभी पीछे जाएगा निकाल कर लाएगा इसका। तो आजकल ये प्रयोग किया जाता है। ये बेसबॉल कम है, मैन बॉल ज्यादा हो जाता है, मैन को पेल लेता है भैया, ये आजकल चल रहा है ये वाला। आजकल लोगों के अंदर इतना गुस्सा आ रहा, गाड़ी टच हो जाए तो पीछे से आ जाते हैं, तूने कर कैसे दिया। तो बेसबॉल के एक मैच में अगर देखेंगे, जो एक टीम होती है मेरे बच्चे, आपने अगर ऑप्शन नंबर लगाया है डी, तो बहुत सारे लोगों ने डी लगाया, तो याद रखना बेसबॉल का एक मैच में जब कोई फील्डिंग के रूप में कर रही हो तो मैदान पर उसके याद रहे, देखो कितने लिखा है, बेसबॉल की एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखना मैदान पे जो खिलाड़ी होते हैं वो कुल मिला के होते हैं 9। कितने होते हैं? 9। तो जितने लोगों ने 9 लिखा हो बिल्कुल क्या है सही है, मैदान पर जो होते हैं 9। इन खिलाड़ियों के नाम जो पिचर कैचर इस तरह होते हैं करते टाइम। और बेसबॉल याद रखना, एक बात और याद रखा दूं, बेसबॉल जो है वो अमेरिका का राष्ट्रीय गेम है भाई, यूएसए का क्या है नेशनल गेम है। नेशनल गेम के रूप में, यूएसए के नेशनल गेम के रूप में किसको जाना जाता है? आपके बेसबॉल को जाना। तो 9 जिन्होंने लिखा वो बिल्कुल क्या है सही है। चलें आगे देखें भाई। अच्छा 11 खिलाड़ी क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में तुम जानते हो। अच्छा जो लोग 5 ले रहे हैं बेटा उनको सही कर दूं, 5 वाले जितने भी हैं तो 5 याद रखना वो बास्केटबॉल में होते हैं। अगर आप ना गड़बड़ कर रहे हैं तो बेसबॉल और बास्केटबॉल बेटा अलग अलग होती है ना। तो बेसबॉल अलग होती है, बास्केटबॉल क्या होती है अलग होती है। और जो बेसबॉल है अमेरिका क्या है वो नेशनल गेम कहलाता है। क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में यहाँ 11-11 खिलाड़ी होते हैं। और अगर कहोगे सर जी 7 खिलाड़ी किस में होते हैं, तो जो अगर देखो तो जो वाटर पोलो होता है, कबड्डी होता है, नेट बॉल होता है, इसमें जो खिलाड़ी होते हैं टीम के मैदान पर 7-7। तो इन शॉर्ट अगर कभी भी तुमसे कोई पूछेगा तो मेरे अच्छे याद रखना बेसबॉल जो है वो 9 खिलाड़ी के साथ टीम मैदान पे उतरते हैं। 7 के लिए वाटर पोलो वाले, कबड्डी नेट बॉल के लिए निकलते हैं। 11 खिलाड़ी में क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, इसके अलावा क्या होगा फील्ड हॉकी होता है। अगर लास्ट में जाओगे 5 वाला तो 5 जो होते हैं वो किसके बास्केटबॉल के लिए होते हैं। आगे भाई समझ में कोई डाउट हाँ या ना, यस और नो। बाकी टेनिस में तो 2 होते हैं भैया। आगे देखते हैं नया नंबर। आपने रोवर्स कप का नाम सुना होगा, तो रोवर्स कप जो है वो किससे एसोसिएट करता है, आपके सामने उधर एक आइडिया मिल जाएगा। तो रोवर्स जो होता है मेरे बच्चे याद रखना, रोवर्स कप जो है वो क्या है, अगर कोई पूछेगा तो हिंदुस्तान का एकमात्र जो सबसे फेमस गेम माना जाता है ना, जिसे लोग अंदाज ध्यान ही नहीं देते,
तो फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है रोवर्स कप, वो हिंदुस्तान की है। जब कभी हमारे यहाँ अंग्रेज हुआ करते तो उन्होंने क्या कहते हैं शुरू किया था। अब क्या है, नॉर्मली से लोग क्या है वैसे मजे में खेलते हैं शुरुआत के साथ। तो बाद में क्या हुआ था, एक टूर्नामेंट और चला था डूरन कप के बाद, जो ये चला था, लेकिन अब क्या है हिंदुस्तान में से क्या बंद हो चुका है। क्या होगा, बंद होगा। यहाँ तक चलते हैं। अच्छा, हॉकी तुम्हें पता ही है बेटा, हॉकी से रिलेटेड कोई याद है? हॉकी से रिलेटेड एक ध्यानचंद ट्रॉफी याद रख लेना, या फिर आगा कप। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम में वो क्या है? क्रिकेट से तो बेटा वर्ल्ड कप ही पूछा जाता है, और क्या ही पूछ लोगे, 2020 वर्ल्ड कप पूछ लेगा। और अगर ऐसा है कि नहीं सर कोई नाम तो बताओ, तो बेटा रणजी ट्रॉफी याद रखना। क्या है? रणजी ट्रॉफी है, जो किससे याद रखेगा? क्रिकेट से ट्रॉफी। और अगर टेनिस में जाओगे तो टेनिस में तो बहुत सारे नाम है, और जो सबसे फेमस आता है जैसे विंबलडन है, यूएस ओपन है, फ्रेंच ओपन है, और तो याद नहीं। अगर याद रखोगे, जो एग्जाम पूछता है वो क्या पूछ लेता है कि डेविस कप किसका है, तो यहाँ जाता है। नंबर 21, ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है हासिल करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? जो ग्रैंड मास्टर का पुरस्कार नहीं, ग्रैंड मास्टर का क्या है खिताब हासिल करते हैं, वो पहले खिलाड़ी कौन बन जाते हैं? आज तो तुमने बहुत सारे लोगों को देख लिया होगा, ग्रैंड मास्टर हर साल तुम्हें मिलते रहते होंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो हक अदा किया था या प्राप्त किया था इस अवधि को या उपाधि को, तो उनका नाम था विश्वनाथ आनंद। क्या नाम था? विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद बेटा जब तक हम पैदा भी नहीं हुए थे, 1988 में हिंदुस्तान के पहले ग्रैंड मास्टर के रूप में हमारे सामने आते हैं। 1988 में, याद रखना। अगर देखेंगे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं 5 बार। कितनी बार? एक बार नहीं, 5 बार क्या बनते हैं? वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। इसीलिए जब कोई चेस खेलता था तो अक्सर लोग कह देते हैं अरे कहाँ का तो विश्व, हाँ आनंद बन गया। तो इस तरीके से होगा। उसके बाद उस टाइम जब पहले भारत का जो खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, जिसे आप राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोलते थे, तो 1991 में, 1991 92 में इन्हें क्या है खेल रत्न भी मिला था। इनके बारे में इतनी बातें, क्योंकि जो अच्छे इंसान है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी बुरे हैं इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता। अब देखें, चले भाई आगे बढ़े। बाकी भी खिलाड़ी हैं, बस सवाल में बाकी भी खेलते हैं, इससे कोई रहना नहीं, फिलहाल यहीं से था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो किताब है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो किताब है, उसके जो पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, बी आर अम्बेडकर जी। अब अगर एक नाम है तो भैया चारों का लिखना पड़ेगा। पहले ये पुस्तक जो है किताब लिखी थी, इस किताब में गांधी जी अपने जीवन से 1921 तक के अपने व्यवधानकों की कैसे कैसे जीवन जिया, उसके बारे में कहानी लिखते हैं या बताते हैं। तो ये क्या है? महात्मा गांधी की। अब आ जाता है कि यार बड़ी प्यारी सी किताब अगर देखेंगे तो एक काम और याद, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर कोई पूछेगा ये किताब किसकी है, तो याद रखना ये क्या है? जवाहरलाल नेहरू की। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये इनकी भी एक किताब थी जिसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल। क्या याद रखोगे? द इंडियन स्ट्रगल। और भाई लास्ट वाली तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, बी आर अम्बेडकर जी की एक किताब का नाम तुम्हें लिख के देना है मुझे, इनकी किताब का नाम क्या था? ठीक है, चलिए एक किताब का कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, है ना। जय भीम बोलो जल्दी, जय भीम। तुम इनके बारे में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 23, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे आईएलओ का जो मुख्यालय है वो क्या है? मतलब मजदूरों का सबसे बड़ा जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बताओ, मजदूरों का सबसे बड़ा जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो मजदूरों का जो सबसे बड़ा मुख्यालय है वो वाइसराय की संधि होती है 1919 में। उसके बाद एक जगह बन जाती है जिसका नाम है जेनेवा। जेनेवा जो फिलहाल अगर आपको देखने को मिलेगी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जहां जाने की इच्छा आपकी बहुत होगी, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लगे और तुम पहुंच जाओ। इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं रोम, तो रोम में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको मिलेगा FAO। FAO जो, तो इसके बारे में अगर देखोगे तो आपने हिंदुस्तान में नहीं बार खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे बोला जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी कहाँ मिलेगी? रोम में। पेरिस जाना चाहते हैं अगर आप, पेरिस अगर जाना चाहते हैं भाइयों बहनों, तो याद रखिएगा आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर यूनेस्को, बट आप इसको नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि तुम्हें क्या देखना है? एफिल टावर। क्या देखना है? एफिल टावर। मैं तो एफिल टावर देखूंगा, लेकिन इससे बेहतरीन एफिल टावर जीवन में तुम्हें क्या मिल जाए। और जहां पैसे वाली चीज है वाशिंगटन DC, यहां पर बेटा याद रखना WO, पैसा। पैसा क्या है ना, वर्ल्ड बैंक सुना होगा ना, WORLDBANK। ठीक है, चले भाई। नेक्स्ट नंबर 24,
विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जिस दिन ये बनाया जाता है उसी दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। बोलो जो भी बिहार दिवस, जितने भाई बिहार दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। इसके ठीक एक महीने बाद 22 अप्रैल को जो दिन बनाया जाता है वो याद रखना, हमारा क्या बनाया जाता है? पृथ्वी दिवस बनाया जाता है। इसके मेरे बच्चे 16 सितंबर को अगर ध्यान दोगे तो आपको क्या है? ओजोन डे बनाया जाता है। 11 जुलाई मतलब कल जो चली गई, आज 13 है ना, परसों 11 जुलाई जो इस दिन क्या है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन मेरा भाई पैदा हुआ था, मतलब पैदा हो, भैया जो है ना, भैया का बर्थडे 11 जुलाई का है। पापा को बताना पड़ेगा ये बात, पापा जी तुमने भी जनसंख्या दिवस वाले दिन ही कांड कर दिया। अगर ये वीडियो पापा तक पहुंची भाई साहब, घर में नहीं घुसने देंगे, पेलेंगे अलग मेरे को, है कि नहीं? दुर्गेश भैया हम क्लास ले रहे हैं, आपको फोन करे थोड़ी देर में, आज को लग रहा है ना भैया? ओके टाटा बाय बाय। ठीक है भैया, चलो। तुम क्यों हंस रहे भाई, तुम्हारा क्या होगा? हो गया सब हिसाब किताब पूरा? अच्छा 7 अप्रैल है, अरे 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। मैं पढ़ाते टाइम कभी कभी ऐसा कुछ बोल जाता हूँ जिसके बाद मुझे भी नहीं पता चलता, कांड तो हो जाता है। ऊपर से रील कट जाती है, रील अगर कट गई तो मेरा कटना फिर क्या है? तय है। नंबर आगे बढ़ाते हैं मेरे बच्चे। इस सवाल का जवाब, वाटर डे कब बनाया जाता है? 22 मार्च। तुम भी कहोगे जिस सवाल को पूछा उसके अलावा सब जवाब दे दिए। आगे देखो, भारत में विमानन निर्माण और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता कर दिया? देखो, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे घर पे ही लैंड करवा दिया हो, लैंड करा दे, लैंड करा दे, याद आ गया ना तुम्हें भी लैंड करा दे बस। जीवन में मेरे बच्चे क्यों ऐसा पेन लेना? सब कहते हैं एक्साइटमेंट आता है ऊपर जाने का, भाई मेरे को जीवन में कभी एक्साइटमेंट नहीं आया। मेरे को तो सच बताऊं ऊंचाई से बहुत डर लगता है। आओ आपके सामने तो नंबर 25 का जो जवाब दे दिया, 25 का बेटा इसके है यूरोपियन यूनियन के साथ, है ना? तुम्हें बताइए मोदी जी घूमते फिरते जाते हैं तो किसी न किसी से कुछ ना कुछ तो साइन करवा ही लेते हैं। वैसे मोदी जी सही आदमी है बिल्कुल, है ना? मतलब कहीं जाएंगे किसी भी देश में कुछ ना कुछ तो लेके ही आएंगे, और नहीं जहां से कुछ नहीं लेके आएंगे ना तो भगवान कसम वहां से कोई डिग्री ले आएंगे, मानक उपाधि ले आएंगे वहां से। उस देश का सर्वोच्च जो पुरस्कार मिला वो किसको मिला? मोदी जी को। सर्वोच्च सम्मान किसको लगा? मोदी जी को। तो मोदी जी सच में पूरे भारतीय और पूरे एकदम एक नंबर के गुजराती हैं। चीज दे के नहीं आएंगे पर चीज लेके जरूर आएंगे। जय हो मोदी, है ना? हर देश मोदी, घर घर मोदी तो हो ना हो, हर देश मोदी जरूर होंगे। चलो आगे देखते हैं, यूरोपियन संघ का इतना सवाल क्या है, बहुत है। आगे देखेंगे नया नंबर। 1 जुलाई 2026 से सोना बोला हूं, से सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? बताओ बताओ जरा। चलो अब आपके सामने अगर आ गए आपके सामने तो ये है श्रद्धा जोशी राज है, उपेंद्र द्विवेदी हैं, संदीप जैन है, या क्या है? विपिन। मैं पिछली क्लास में पूछ रहा था, मैंने एक सवाल, मैंने जैसे करंट अफेयर्स आता है ना तो मेरे दिमाग में सवाल घूम जाता है, और वो सवाल घूम जाता है। मान लो कि जैसे हम तो मानव ही हैं, मान लो जैसे हम क्या है? मानव है। जैसे तुम और हम हो, वही इंसान, एक लड़के को दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है, लड़की लड़की को भी प्यार हो जाता है, लड़के लड़के को प्यार हो जाता है। आजकल प्यार किसी को भी किसी से हो जाता है, ये बात तो है, लेकिन है ना बाद में एहसास होता है कि सब मोह माया है, कुछ ना करो। मान लो ऐसे ही जो तार हैं, दो क्या है? तार हैं, और दो तारों में इंसानों जैसा जीवन है। एक तार इधर जा रहा है, एक तार इधर, और दोनों तारों में क्या है? करंट है। तो मान लो जाके कहीं वो दोनों के दोनों तार एक दूसरे के साथ मिल जाएं, तो क्या दोनों करंट जब मिल जाएंगे तो जैसे प्यार में दो लोग मिलते अफेयर होता है, तो एक बात बताओ, जब वो दोनों तार मिल जाएंगे क्या वो करंट अफेयर्स होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे इस बात का, है ना? हाँ। नेक्स्ट नंबर लो मेरे बच्चे, इस सवाल के बाद आपके सामने नंबर जो 26 है, क्वेश्चन नंबर जो 26 है, तो 26 का जवाब आपने क्या दिया है? संदीप जैन। तो याद रखना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जो संदीप जैन है, वो 1 जुलाई 2026 के बाद सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। ये बढ़िया था, थैंक यू। चलिएगा आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट लेके चले। इसमें बेटा करंट अफेयर्स में ऐड करने की जरूरत नहीं, जो सवाल है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जून 2026 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्य ने? ये वाला बढ़िया है, ये वाला क्या है? करंट अफेयर्स में याद रखना जो आपके सामने आएगा। तो कौन से ये पूछा जा रहा है कि भैया ऐसा है कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट परिषद है, हमारा जो आईसीसी है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे जो अमित शाह जी उनके बेटे हैं, है ना, जय शाह उनका नाम है। तो वहां से तो उन्होंने क्या बोला कि तू मुझे अच्छा नहीं लग रहा देश, तो निकल यहाँ से। तो ऐसा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने, आईसीसी ने, अब 31 मई को अहमदाबाद में अपनी एक बैठक होती है। उस बैठक में बेटा बोल देते हैं कि जून 2026 की शुरुआत में क्रिकेट जो कनाडा है
है उसकी सदस्यता तत्काल क्या कर दी, सस्पेंड कर दी जाती है, निलंबित की जाती है, याद रखना। ठीक है जी। और वो इसलिए लगवाया गया क्योंकि भाई वहाँ गवर्नेंस इशू, जो गंभीर उल्लंघन है, बहुत सारी चीजें हुई थी, तो इसलिए मेरे बच्चे याद रखने जो जवाब होगा कनाडा जो टीम है उस पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर डी। तो नीदरलैंड नहीं, वो क्या है, कनाडा। नेक्स्ट एक सवाल, किस ई कॉमर्स कंपनी ने प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च करने के लिए बीएससी के साथ समझौता कर लिया है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज बीएससी की फुल फॉर्म होगी। तो अगर ई कॉमर्स कंपनी जिसने पार्टनरशिप किया है जिसका एक नाम है प्रोजेक्ट शिखर, तो जो प्रोजेक्ट शिखर है इसके बारे में अगर बात करेंगे तो सवाल आएगा ये कि जो प्रोजेक्ट शिखर है वो किसने, तो ई कॉमर्स कंपनी नाम का सुना होगा जिससे तुम प्रोडक्ट थोड़े कम मंगाते हो लेकिन बढ़िया कंपनी है ना, थोड़ी साफ सुथरी कंपनी, मतलब हमारी किताबें जाती है तो उसे रिटर्न नहीं आती और कस्टमर तक भी सही टाइम पर पहुंच जाती है। तो मेसो वाले ने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए, बस मैं तुम्हारे लिए उसके लिए प्रचार कर रहा हूँ, बाकी मेसो ब्रांड एम्बेसडर मुझे बना दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई एम रेडी, है ना, 2 पैसे मिलेंगे 4 कोर्स फ्री कर दूंगा। तो भैया ऐसा है कि जो मीशो है, नाम क्या है इनका, मीशो है, तो मीशो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मिलकर क्या कर दिया, 2026 को प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च कर दिया और इस समझौते में हस्ताक्षर कर दिए। इसका अनूठी पहल करने वाला जो है ये पहला प्लेटफॉर्म भी क्या है, आ जाता है। ठीक है जी। चलिए, तो इस सवाल का जो जवाब है वो क्या है, मीशो है। तो तुम मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, मैं तुम्हें कोर्स फ्री दूंगा। चलिए, नंबर आपके सामने आता है नया वाला कि CMFRI रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का सबसे बड़ा समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा ये वाली बात क्या है, तो सबसे बड़ा जो है मछली उत्पादक, तो नंबर आपके सामने जब ये आता है, सवाल नंबर 29 जब पहुंच जाता है, तो मछली देखो बेटा कहां से गुजरेंगी, तो ज्यादा तटों पर घूमे, तो केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में से अगर नाम लिखोगे तमिलनाडु, तो जो तमिलनाडु है वो CMFRI रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का सबसे बड़ा समुद्री बन गया। अब सवाल ये आ जाता है कि सर जी CMM, तो बेटा ये अगर देखोगे तुम सी का मतलब भी होगा, इसे हिंदी में याद रखना, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। अब तुम इसकी अंग्रेजी ढूंढते रहना, क्या बोल रहा हूं, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान होगा। मैं तो बता सकता हूँ सेंट्रल भी, बट मजा नहीं, आप अंग्रेजी होता, सेंट्रल मराइन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। चलो आगे बढ़ो। नंबर 30, भारत के 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फेस्टिवल डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, मतलब 57 जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है उसके लिए किसे नियुक्त किया गया था, तो इनके लिए नियुक्त किया गया था, आपने एक महान मूवी देखी होगी स्वदेश, स्वदेश मूवी के अगर देखेंगे तो एक जो है ना उनका नाम था आशुतोष जो गावितकर, उन्होंने गोवा में जो आयोजित हुआ है, कहाँ हुआ है, अगर कोई पूछेगा कहाँ पर हुआ तो याद रखना गोवा, अक्सर गोवा में ही होता है बेटा, है ना। तो इस सवाल का जो जवाब है वो क्या है, आशुतोष गोवारिकर। ठीक है, गोवारिकर जो है सही नाम। नेक्स्ट बढ़े भाई, किस शिक्षण विधि के, अब किस शिक्षण विधि में करके सीखने पर सर्वाधिक बल दिया गया है, तो आपसे पूछे गए शिक्षण विधि का कौन सा है, लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है, लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया, तो लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है किसके द्वारा, टेक्स्ट बुक मेथड, लेक्चर, प्रोजेक्ट, या भाई जब बच्चा सीखेगा तो एक्टिव रहेगा और जब एक्टिव रहेगा तो प्रोजेक्ट मेथड होगा। मेरे बच्चे लेक्चर मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड ये क्या है, रटने पर है, ऑल आर टीचर सेंटर्ड मेथड, तो कोई सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर देखो, नया नंबर आपसे पूछता है ज्ञात से अज्ञात की ओर का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो जब आप कहते हैं ज्ञात से अज्ञात, मान लो तुम्हें ये वाली बात पता है कि 2 + 2 कितना होता है 4, तो किसी ने पूछ लिया कि अब पता करके आओ 100 - 3 कितना होता है, तो इसका मतलब जब बच्चा नई चीज को जानने के लिए जाता है तो अज्ञात चीज को जाने, इसको मेरे बच्चे याद रखना क्या बोला जाता है, मैक्सिम। अच्छा, जीवन में एक याद रखना बेटा, ट्रिक याद रखना, लाइफ टाइम याद रखना, कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे। कभी भी कोई तुमसे पूछे कि मैक्सिम्स क्या होते हैं, मेरे बच्चे ट्रिक बता दू, बोलो हाँ या ना, जमूरो न, वो कहता है ना, जैसे कहता है जमूरो, दिखा दू तमाशा, एक बात बताओ, तो यहाँ प्रिंसिपल छोड़ देते हैं। बताओ अगर जीवन में भी कोई पूछ ले कि इन चारों में से मैक्सिम्स कौन है, तो याद रखना मैक्सिम्स की ट्रिक, जब भी कोई एक चीज दूसरे की तरफ चली जाए, जब भी कहीं पर क्या लिखा हो नोन टू अननोन, बीच में क्या आ जाए टू, अगर क्या लिखा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो याद रखना जब भी किसी के बीच में बेटा टू लग जाए, क्या लग जाए, टू लग जाए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लिखा हो, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल लिखा हो, कहीं भी एनालिसिस टू सिंथेसिस लिखा हो, जहां पर भी मिलेगा टू, याद रखना वहां मिलेगा मैक्सिम। याद रखोगे हाँ या ना। चलो
नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके सामने नंबर। बेटा नोट्स से याद आया, नोट्स तो जो है ना तुम्हें 15 तारीख को मिलेंगे, है नोट्स वाला वो दिखा देना फोटो भाई। अगर देखेंगे यहाँ सवाल आता है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समावेशी का क्या है, सबका साथ सबका विकास, सब पढ़ेंगे साथ सब बढ़ेंगे साथ, सबका साथ है सबका क्या है विकास है, ये वाली बात के साथ। तो जब नंबर ये आ जाए तो मेरे बच्चे केवल विकलांग वाली बात गलत होगी, सभी बच्चों को एक ही स्कूल में समान रूप से शिक्षित करना सही है, विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोलना गलत होगा, केवल प्रतिभाशाली गलत। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने बी चुना बिल्कुल क्या है सही। रचनात्मक मूल्यांकन सामान्यतः कब किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट मेरे बच्चे याद रखना ड्यूरिंग होगा, कब होगा, दौरान होगा। बच्चे को पढ़ाने के दौरान उसमें आने वाले जो गैप हैं, जो कमियां हैं, उनको क्या करना, दूर करना, गैप कमियों को क्या करना, दूर करना, और कमियों को दूर करने के बाद उसे क्या करना, इंप्रूव करना, सुधार करना। तो याद रखना इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव। और फॉर्मेटिव मेरे बच्चे एक बात और याद रखना, इसी को बोला जाता है असेसमेंट, शॉर्ट में लिख देता हूं फॉर लर्निंग। क्या बोला जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ड्यूरिंग कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। लगाओ मेरे बच्चे बी पे निशान और बढ़ जाओ आगे की तरफ। बढ़िया, नया नंबर देखो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के किस वर्ष लागू किया जाता है, शिक्षा का अधिकार लागू कब किया गया था, बताओ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, नंबर आता है 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। तो जो 35 है बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आया था 2009 में, इन्होंने कहा इम्प्लीमेंट, तो इम्प्लीमेंट होता है 2010 में। तारीख जो थी वो 1 अप्रैल की थी, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A के अंडर आने वाला 86वां संविधान संशोधन था, जो सन 2002 में आया था। चलेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला जो भारत हिंदुस्तान है वो मेरे बच्चे याद रखना 135वें नंबर का देश है। सबसे पहले नंबर पर अगर कोई पूछेगा तो याद रखना क्या है, नॉर्वे था। ये मेरी तरफ से था बाय वन गेट वन वाला ऑप्शन फ्री। विद्यालय के शैक्षणिक प्रबंधन और प्रशासन का प्रमुख किसे माना जाता है, मतलब जो विद्यालय में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को संभालता है, देखता है, उसका जो हेड है हम किसको मान के चलते हैं। तो याद रखना कोई भी स्कूल अगर आएगा तो उसमें बेटा सीनियर टीचर से ऊपर एक नाम होता है जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल। तुम में से कितने लोग प्रधानाचार्य बनना चाहते हैं, बताओ जरा, हाँ या ना, यस और नो में जब कितने लोग प्रधानाचार्य बनना चाहते हैं बताना। हम्म, कितने लोग प्रधानाचार्य बनना चाहते हैं, एक हाथ उठा, यस 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 है। तुम्हारा भी बेटा एक बुरी बात ना, एक कहावत होती, गांव बसानी भिखारी आ गए, है ना। अरे पहले मास्टर तो बन जा, प्रिंसिपल बनोगे, सीधा प्रिंसिपल कैसे बन जाओगे, एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं है, प्राइमरी जूनियर की बेटा, प्राइमरी की तुम तैयारी कर रहे हो, ख्याल तुम्हारे पर है। इंसान को इतने भी ऊंचे ख्याल नहीं करने चाहिए कि उसकी क्वालिफिकेशन सेट ना हो यार उसके अंदर, कहीं भी घुस जाते हो, कुछ भी सवाल तुम्हें, कुछ भी फ्री पीडीएफ चाहिए, हाँ, घूमने चलोगे, हाँ सर जी, वो क्या ना बैच नया दे दो, हाँ सर जी, बस हाँ, जैसे एक रील आती है करने वाली ना, तुम नानी का तुम कर लो, हाँ हाँ, हर चीज में हाँ। चलो आगे, आगे देखो। अब आपसे कह रहे हैं कि जो फोनिक जो होती है, फोनिक जो अवेयरनेस होती है, जो साउंड से रिलेटेड होती है, किससे रिलेटेड होती है, साउंड से रिलेटेड होती है। तो ये मेरे बच्चे अगर देखेंगे तो ये किस में आएंगे, मेरे बच्चे अगर इसमें देखेंगे तो आपके फोनिक अवेयरनेस इज मोस्ट एसेंशियल द डेवलप ऑफ विच अर्ली स्किल्स। तो अगर आप इस बात को देखेंगे सबसे पहले यहां पर, अब आपके सामने, तो याद रखना ये किसके लिए, पढ़ने के लिए। जो फोनिक अवेयरनेस होती है, बोली जाने वाली भाषा जिसमें छोटी छोटी ध्वनियां आती हैं, और छोटी छोटी ध्वनियों के लिए बच्चा क्या करेगा, पढ़ना। तो ना शारीरिक, ना खेल, ना लेखन। सवाल का जवाब होगा पठन कौशल, आंसर डी। नेक्स्ट, भारत में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयासों के तहत मध्याह्न जो भोजन योजना है मुख्य रूप से किस उद्देश्य से शुरू की गई थी, मतलब इसे क्यों शुरू किया गया था, जो मिड डे मील योजना है। अच्छा मेरे बच्चे याद रखना, आज के टाइम में मिड डे मील नहीं कहलाता ये, अब ये कहते हैं। तो जो मिड डे मील योजना है उसका आज का नाम बताओ, आज ये किस नाम से जानी जाती है, इस योजना को आज हम किस नाम से जानते हैं, बताओ मेरे बच्चे।
हाँ, तो याद रखना स्कूलों में नामांकन एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए मिड डे मील स्कीम आती है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को एनपीएनएस के नाम से होती है, नेशनल प्रोग्राम ऑन न्यूट्रिशन सिस्टम। इसको शुरू किया जाता है। अब जो इसका नाम है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका नाम का तो परिवर्तन होता है, जिसको आज हम बोलते हैं पीएम पोषण। क्या बोला जाता है? पीएम पोषण योजना। तो इस बात को याद रखना, ये है पीएम पोषण योजना। ठीक है जी। तो ये नंबर क्या है? नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट, विशिष्ट उदाहरणों से प्रारंभ करके नियम की ओर बढ़ना। मतलब आप शुरू करते हैं मेरे बच्चे एग्जाम्पल से, क्या करते हो? विशिष्ट एग्जाम्पल से, और उसके बाद बढ़ते हो रूल की तरफ। तो एग्जाम्पल से जो रूल की तरफ बढ़ना है ये क्या कहलाता है? आगमन, निगमन, खोज या विश्लेषण? चारों भी समझा दूंगा। चलिए देखते हैं, बताइए क्या है इसका। चलो, अगर इस पर बात लेके चलोगे तो ये जो बात होगी यहाँ पर, तो इसे क्या बोला जाता है? इंडक्टिव मेथड। मेरे बच्चे इंडक्टिव में ही पहले एग्जाम्पल आता है, फिर उसके बाद रूल आता है। ये डिडक्टिव होता है, पहले रूल आता है फिर एग्जाम्पल आता है, इसलिए डिडक्टिव कहलाता है। ह्यूरिस्टिक में क्या करता है बच्चा? खोज करता है कुछ नया जानने की। और एनालिटिकल का मतलब होता है कंपेयर करना, दो चीजों के बारे में तुलना करना। निम्न में से कौन सा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार है? मतलब कौन सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप कहलाएगा किसका? एजुकेशनल मेजरमेंट का। तो बताइए, ऐसे टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, शॉर्ट आंसर होगा या फिर लॉन्ग आंसर होगा? सवाल नंबर 40 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 मेरे बच्चे, अगर आप बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव तो बाबू हमेशा एमसीक्यू है ही ना अपने पास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो ऐसे वाले होंगे मेरे बच्चे वो डिटेल वाले होते हैं, विस्तृत में जाते हैं, सब्जेक्टिव में जाते हैं। किस में जाते हैं? सब्जेक्टिव। 10वीं में लिखा होगा ना, 10वीं के जब पेपर दिए होंगे तो उसने नहीं कहा होगा इन ऊपर दिखे गए 5 दीर्घ उत्तरीय सवालों का जवाब दीजिएगा, लघु उत्तरीय जवाबों का जवाब दे। अति लघु उत्तरीय कितने लोगों ने पढ़ा था? लघु उत्तरीय, अधि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। मतलब लघु उत्तरीय कहता बड़ा तो होगा नहीं, लेकिन छोटा भी नहीं होगा, बीच का होगा, है कि नहीं? मंझला होगा हमारा ये होता है बेटा मंझला। मतलब ना तो सवाल इतने पेज में, ना तो मामा इतना बड़ा होगा, ना मामा इतना बड़ा होगा, मामा क्या होगा? इतना बड़ा होगा। ये लॉन्ग आंसर पूरे एक पेपर, बहुत बढ़िया। तुम तो बहुत बुजुर्ग हो यार, इतने टाइम से लघु उत्तरीय दे रहे हैं। अब तो मास्टर बन जाओ यार, इस बार तो कसम से शर्म आ ही जानी चाहिए तुम्हें भी। नहीं कहो तो मैं रोज तुम्हें कोई ना कोई बेइज्जती की डोज दूं, कहो तो मैं तुम्हें रोज बेइज्जती की डोज दूं, तुम्हें मास्टर बनाने तक तुम्हें हर वो रोज दूं। बस मैं ऐसी बद्दुआ दे रहा हूं कि तुम फटाफट क्या है मास्टर बन जाओ, और बालकों के जैसे तुम मेरा खून पीते हो वैसे तुम्हारा भी खून पीने वाले 2-4 हजार पैदा हो जाए। कितने पैदा? 2-4 हजार। तुम्हारे भी को तुम भी कहोगे तुम्हारे कितना? सर जी 2 हजार तो पढ़ा ही लेते हैं हम। नेक्स्ट आओ, थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? बताओ, थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है वो कितने उसमें किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ भाई। चलिए, तो आप अगर इस जवाब में जा रहे क्लासिकल कंडीशनिंग है, इनसाइट थ्योरी है, ओपरेंट कंडीशनिंग है, ट्रायल एंड एरर है, तो मेरे बच्चे इसको क्या बोला जाता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसका जो कारण होगा वो क्या होगा? इंडिविजुअल, बताओ, हम सब अलग अलग है, इसके पीछे का कारण क्या है? हम्म, चलो, नंबर मेरे बच्चे क्या होगा? हेरिडिटेन एनवायरनमेंट की वजह से, दोनों की वजह से। शाबाश। नेक्स्ट, ये आसान सवाल है, बढ़िया। ब्रेल जो लिपि है उसका प्रयोग हम किन उस छात्रों के लिए करते हैं? मेरे बच्चे ये बताओ कि जो ब्रेल दिवस है वो कब बनाया जाता है, ये भी बताना। लुइस ब्रेल की याद में हम ब्रेल दिवस जो है, ब्रेल दिवस जो है, ब्रेल डे जो है वो कितनी तारीख को बनाते हैं? बताओ। पहले तो हमें पता चल गया किसके लिए आता है? विजुअली के लिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और मेरे बच्चे इसमें याद रखना, कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है कि जो ब्रेल में ये बच्चा पढ़ रहा होगा तो इस कॉपी में यहाँ पर ना कुछ डॉट्स होते हैं। ये जो डॉट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, कितने होते हैं बताओ? तो ये बिंदु, तो अगर आपने कहा कि सर जी ऐसा है, लुइस ब्रेल की याद में हम इसे कब बनाते हैं? 4 जनवरी को बनाते हैं, तो मैं आपकी बातों को मानना चाहूंगा। डॉट बताओ कितने होंगे? डॉट कितने होते हैं? 6। बहुत बढ़िया, 6 मेरे बच्चे याद रखना, 6 होते हैं डॉट, और 4 क्या है? ये बनाया जाता है जैन को। चलिएगा
नेक्स्ट देखो, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या मतलब है? जो संवेदनशील अवधि होती है उसका मतलब क्या होगा? जो सेंसिटिव पीरियड होता है वो क्या होगा? तो अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा सेंसिटिव पीरियड होता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियड है ना, इस वाले पीरियड में बच्चा क्या करेगा? अपने जीवन में बहुत चीजें देखता संभालता करता है। पहला ये तो अलग बताऊंगा बाद में, फिलहाल याद रखना कि इसमें जो डेवलपमेंट होता है अपने पीक पर होगा, और इसी में बच्चे में स्पेसिफिक जो डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन है वो पैदा होते हैं और आगे बढ़ते हैं। कक्षा में एक सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए टीचर को क्या करना है? पहला, इनफोर्स करना चाहिए डेवलप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एनकरेज करना एक्टिव स्टूडेंट को, फोकस किताबों पर, पनिशमेंट ना तो पनिशमेंट ना किताब, एक्टिव आ ही गया इसके बारे में तो फिर मजा ही मजा आ गया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक शिक्षक के लिए व्यवसायिक आचरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? मतलब एक जो टीचर होता है उसका सबसे बढ़िया जो प्रोफेशनल कंडक्ट होता है वो क्या होगा? मतलब प्रोफेशनलिज्म का जो मतलब है वो एक टीचर के पर्सपेक्टिव से क्या? जैसे तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारा क्या है, तो बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा वो? हाँ जी। तो आपने अगर इस सवाल का जो जवाब दिया है क्या होगा? बहुत बढ़िया। वो बच्चों के प्रति क्या होना चाहिए? इक्विटी, फेयरनेस होने चाहिए। हाँ, हमेशा टाइम पे आना, कंपटीशन कराना, डिसिप्लिन, इसका कोई मतलब नहीं है। आंतरिक प्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा? एक वो समय जिसमें आप किसी के कहने पर नहीं स्वयं के कहने पर आगे बढ़ते हैं। एक वो पार्ट जिसमें आप कहते हैं कि आई लव लर्निंग, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर समथिंग, खुद से आप पढ़ने आते हैं, जबरदस्ती आपको कोई बुलाता नहीं, कुछ नहीं करता यहाँ। तो इसको कहते हैं आपके गुड ग्रेड्स के बाद आएंगे, वर्किंग टू गेट अ रिवॉर्ड वाली बात आएगा, रीडिंग क्यूरियोसिटी वाली बात आएगा, डूइंग होमवर्क या अवॉइड पनिशमेंट आएगा। नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47। तो जो 47 का जवाब है, भाई सबसे बढ़िया जो बच्चा अगर अपने आप से होगा, वो ग्रेड के लिए नहीं पढ़ रहा, माता पिता से पुरस्कार नहीं करता, नई चीजें सीखने के लिए जिज्ञासा उसकी क्या है? अपनी है, स्वयं की है। आंसर सी। सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका क्या है? एक अध्यापक जो एज ए फैसिलिटेटर काम करता है उसकी भूमिका क्या है? जो अध्यापक होगा मेरे बच्चे, फैसिलिटेटर करने का मतलब होता है एक अध्यापक का वो कार्य जिसमें वो क्या करता है? बच्चे की मदद के लिए हमेशा फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, जब तुम कहीं फंस जाते हो तुम्हें स्कैफ फोल्डिंग देता है, इन सारी चीजों के साथ करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है इसके अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब वो सीधे उत्तर बताएगा नहीं, सीखने के लिए उचित संसाधन अवसर देगा, सही बात है, किताबों से व्याख्यान करेगा, गलत बात है, और छात्रों की गलतियों पर उन्हें दंडित करेगा, जी नहीं। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। जब कोई छात्र व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहा हो तो शिक्षक के रूप में आप किस भूमिका में कार्य करने की कोशिश करेंगे? द व्हाट रोल शुड अ टीचर प्राइमरी एक्ट व्हेन ए स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग विद पर्सनल प्रॉब्लम? तो यहाँ पर आता है मॉनिटर, लीडर, काउंसलर या फैसिलिटेटर। सवाल नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर क्या है? 49 है। और 49 में जितने लोगों ने जवाब दिया, मेरे बच्चे, इसको क्या बोला जाता है जब वो साथ देता है? याद रखना, सुनो, अगर कोई बच्चा परेशानी है पर्सनल तो क्लास में तो नहीं बोलेंगे ना हम जाके उसे, हम क्या करेंगे भाई? उसे अलग बुलाएंगे, अलग बुला के उसकी क्या करेंगे? बातें सुनेंगे, बात सुनने के बाद जानने की कोशिश करेंगे उसे दिक्कत क्या है। तो यार अच्छा, मॉनिटर जो होता है, जब मॉनिटर की बात होगी, मॉनिटर होता है किसी चीज का देख रेख करना। लीडर का मतलब होता है कि वो जब आगे बढ़ के चलता है और वो बच्चे से पहले काम करके दिखाता है, ठीक है। कक्षा में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने का सबसे बढ़िया मतलब, मैं अपनी क्लास में डेमोक्रेटिक वैल्यू को बढ़ाना चाहता हूँ, एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए, इस तरीके से। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? मेकिंग स्टूडेंट मेमोराइज कराना, गलत हो गया। क्रिएट क्लासरूम को रूल डेमोक्रेटिक नियम बताना, हटा दो। छात्रों को उनके अधिकारों के बारे में ना बताना, ये वाला। केवल राष्ट्रीय पर्व पर भाषण देना, ये वाला। तो सबसे बढ़िया फिर क्या होगा? अब है तो ये भी ऐसा ही, लेकिन स्टिल क्योंकि बच्चा क्रिएट करेगा, जानेगा, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद जो है वो क्या? जल्दी बताइएगा भाई, क्या होगा सही संधि विच्छेद?
चलो, नंबर अगर आपने जवाब दिया 51 का, तो 51 का जवाब जो दे रहे हो क्या दे रहे हो? क्वेश्चन नंबर 51 में अगर आपने जवाब दिया महाप्लस उत्सव, बिल्कुल क्या है सही। नंबर देखो, नया नंबर बेटा। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति जो शब्द है उसमें कोई समास पूछेगा नंबर 52 में, तो 52 में जो जवाब आएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आपने कहा सर जी तत्पुरुष समास होगा। अरे गधेड़ो है। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति अवयवी भाव क्या होगा? अवयवी भाव समास क्या होगा? यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। और जब पहला शब्द यथा है वो क्या है? एक अव्यय है, और जो अव्यय है अपरिवर्तनीय शब्द है, तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। स्थावर का सही विलोम शब्द चुनिएगा। स्थावर जो शब्द है इसका क्या होगा? स्थावर स्थिर, जैसे क्या ना, स्थिर हो जाना, स्टैटिक हो जाना। तो स्थावर होता है एक जगह पर क्या है, बिल्कुल एकदम क्या है, अटक जाना या रुक जाना, संभल जाना, जहां से इधर से उधर चला ना जा सके। तो सटीक इसका उल्टा जो होता है उसे बोला जाता है जंगम। क्या बोला? जंगम, मतलब भैया जिसका पैर ही ना रुकता हो, जो हमें क्या है यहाँ। ठीक है, चले। तो इसका मैं सचल नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 अगर देखोगे, सचल जो होता है, सचल जो है वो तो अचल का होता है ना। सचल जो होगा वो तो किसका होगा? अचल का होगा। अब कोई चंचल है, कोई क्या है? चंचल है, तो इसका मतलब जो चंचल है कोई ऐसे, इसके विपरीत क्या होगा? शांत वाली बात क्या होगा? और वही चेतन है तो अचेतन मन होता ही है। चेतन के अलावा अगर आप देखा होगा तो एक वर्ड होता है जड़। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची बेटा पंकज होगा, नीरज होगा, अरविंद होगा, लेकिन जो जलद है वो किसका पर्यायवाची है? बादल का। और जो बादल का पर्यायवाची है वो इस सवाल का जवाब नहीं है। बहुत बढ़िया से जवाब दिया करो। आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आसमान को सर पे उठाना, इस बात का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? इसका मतलब भैया ऐसा करना, बहुत ज्यादा उधम मचा देना। क्या कर देना? उधम मचा देना। अब उधम मचाने को हम क्या बोलते हैं? शोर मचा देना। तो जो ज्यादा शोर कर रहा है, शोर कर रहा है, वही इस सवाल का जवाब है। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? उष्म व्यंजन से आया कि जो भैया उत्तर प्रदेश वालों ने आंसर की दी है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कितने आंसर गलत हैं, बट स्टिल हम लोग पता नहीं कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। चलेगा, तो उसमें जो हो गए भाई, तुम्हें पता है ये वाले जो आता है ना, हा हा, गरम 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 लिख रहे हैं ना, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर दिया है बी, तो बिल्कुल क्या है? सही है। सवाल का जवाब उष्म व्यंजन ऑप्शन नंबर बी। हिंदी तो बिल्कुल रटी पड़ी है तुम्हें। पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक आता है ना? कर्ता ने कर्म को कर्म से कुछ ऐसा आया, अपादान वाला। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया तो यहां पर आप कहते हैं कर्म कारक, जी नहीं। करण कारक नहीं, अपादान कारक। अपादान कारक आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। ये वर्ड सबसे ज्यादा रिपीट है, पता नहीं ऐसा क्या है, मुझे लग रहा हर एग्जाम में ही आएगा। बच्चे वो कर रहे हैं, बफरिंग हो रही क्या? चलो मेरे बच्चे, क्या होगा? तो अगर आपने इस सवाल में जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, तो आप बिल्कुल क्या है? सही। 58 इज द राइट आंसर। 59 आपको, 59 और 60 है, पैराग्राफ से रिलेटेड है। चलो जल्दी पढ़ो और बताओ। 60 उसका सवाल नंबर हमारे सामने है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, कभी भी इसे पढ़ के जवाब दोगे तो टाइम लग जाएगा यहाँ। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? दिमाग में डाल दो, वास्तविक उद्देश्य ढूंढने चलो, ये मिल गया। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना या अच्छी नौकरी नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण है। इसका मतलब पहले वाली बात नहीं कहना चाह रहा, दूसरी कहना चाह रहा है। अच्छी नौकरी प्राप्त करना नहीं, पुस्तक ज्ञान प्राप्त करना नहीं, धन कमाना प्रसिद्ध होना नहीं, लेकिन क्या है? चरित्र निर्माण। और क्या है? अपना क्या है जी। 58 का रोंग हो गया। क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 58 में शुद्ध वर्तन 58 में क्या गड़बड़ होगी? अच्छा सॉरी, हाँ हाँ ये रहा भाई। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों आते जाते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। निशान गलत हो गया। चलो नंबर, और मैं कह रहा बार बार आता है इसमें। हाँ 58 बेटा डी होगा, डी होगा, डी होगा। हाँ हाँ डी है, सही है। नंबर 59 हो गए सही। 60 पर आओ। सवाल नंबर 60, निम्न में से गद्यांश को ध्यानपूर्वक फिर पढ़ना। वर्तमान समय में समाज को पतन से बचाने के लिए किस प्रकार की शिक्षा का सबसे अधिक है? मेरे बच्चे किस प्रकार की पतन से बचने वाली बात आनी है? आ जाओ जरा, आ जाओ। हो गया बेटा, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब। क्लास रुक गई भाई, बच्चे एक साथ कह रहे हैं, आप कह रहे चल रही है।
बच्चे कह रहे बफरिंग आ रही, हमें तो दिख रही है, हमारी तो सही चल रही है यार। ठीक है, चलो क्लास को लाइक शेयर तुम करना, और इस सवाल का जो जवाब है क्वेश्चन नंबर 60, क्या जवाब दे रहे हो? 60 का जवाब क्या है ये देखो भाई। किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए चरित्र निर्माण में? सही गलत के बीच में वर्तमान समय में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, इसका मतलब मोरल वैल्यूज की जरूरत है। और भाई ये थी हमारी आज की क्लास। कैसा लगा आपको पहला सुपर सेट, बताइए।